हम आपका धन्यवाद कहना अभी खत्म नहीं कर पाए हैं क्योंकि कल हम बहुत खुश थे। डोनेशन कमेटी और मैं, हम आपके उत्साह के लिए धन्यवाद कहते हैं। जोशुआ को धन्यवाद, सच्चे दिल से धन्यवाद, और सीआईओ की टीम को भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि श्रीमान कौन है, थियोनू कौन है, विक्टर कौन है? मेरा नाम विक्टर थियोनोव है। मैं इलेक्ट्रो एटम का संस्थापक और एलिटम कंपनी का महाप्रबंधक हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। मैंने लंबे समय तक विज्ञान, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में काम किया है। धन्यवाद। अगला सवाल, एटम और इलेक्ट्रो एटम में क्या मुख्य अंतर है, और ट्राइबल एनर्जी तथा ट्राइबल टेक्नोलॉजी के बारे में कृपया विस्तार से बताइए। लेकिन शुरुआत ट्राइबल टेक्नोलॉजी से करनी चाहिए, जिसने एक तकनीक लाई है। इसके लिए स्वतंत्र रूप से बिजली उत्पादन की तकनीक, और यह कंपनी इस तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे बेहतर बना सकती है। तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए ट्राइबल टेक्नोलॉजी कंपनी ने एलाटम कंपनी में निवेश करने का निर्णय लिया। ट्राइबल टेक्नोलॉजी और एलाटम ने एक समझौता किया है। एलाटम कंपनी इलेक्ट्रो एटम परियोजना का विकास कर रही है। यह ट्राइबल टेक्नोलॉजी की पहल पर हो रहा है। मैं ट्राइबल टेक्नोलॉजी का संस्थापक हूँ। जब रिबनिकोव की मृत्यु हुई तो तकनीक मेरे पास रह गई। मैं सर्गेई सिम्योनोव को जानता था और इसी वजह से मैंने उनका रास्ता अपनाने का फैसला किया। मेरे पास एक तकनीक और एक कंपनी थी, लेकिन कोई निवेश कंपनी नहीं थी। इसीलिए मैंने एक निवेश कंपनी संगठित करने और क्राउड इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया, और अब हम सब आपके साथ यहाँ हैं। अगला सवाल, कृपया थोड़ा विस्तार से बताएं, परियोजना में विकास और वित्त पोषण के कुल कितने चरण शामिल हैं, और आपकी राय में परियोजना को पूरा करने के लिए हमें कुल कितने पैसे की आवश्यकता होगी? 15 वित्त पोषण चरण है, जैसा कि हमने बताया था। आज तीसरा वित्त पोषण चरण शुरू हो गया है। हमने पहले ही जनरेटर के लिए $150,000 इकट्ठा कर लिए हैं। हमने इससे भी थोड़ा ज्यादा $200,000 इकट्ठा किए हैं। हमने ये आंकड़े इकट्ठा किए, हमने तकनीक तैयार की, और हमने इन्हीं आंकड़ों पर यहाँ पहली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित की। अब हमें केवल निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें नई कंपनियों की स्थापना, उनके विकास और संचालन के लिए भी प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही हमें तकनीकी क्षेत्र में सबसे आगे रहना है और निरंतर सुधार की आवश्यकता है, ताकि हम अपने उद्योग को मजबूत बना सकें और उसे औद्योगिक स्तर तक पहुंचा सकें। जब हम इन सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे तो हम जनरेटर जैसी महत्वपूर्ण मशीनों को अपने देश में लाने और स्थापित करने में सक्षम होंगे, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता और ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि होगी। इन प्रयासों के माध्यम से हम अपने औद्योगिक विकास को गति दे सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम आगे की चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा करेंगे। कंपनी किस अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत है, और इस अधिकार क्षेत्र के क्या फायदे हैं? एलेटम सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में पंजीकृत है। इसके क्या फायदे हैं? हमने जो भी $2,000 कमाए, हमने उस पर कोई टैक्स नहीं दिया, वह सब चला गया। कंपनी की वित्तीय प्रामाणिकता यह दर्शाती है कि कंपनी के वित्तीय दस्तावेज, जैसे कि बैलेंस शीट, आय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण सही, पारदर्शी और विश्वसनीय हैं या नहीं। जब किसी कंपनी की वित्तीय प्रामाणिकता मजबूत होती है, तो इसका अर्थ है कि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय आंकड़े स्वतंत्र ऑडिटरों द्वारा सत्यापित किए गए हैं और वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत जानकारी से मुक्त हैं। इससे क्या कंपनी शेयर बाजार में जाने का इरादा रखती है? हाँ, हम एक IPO की योजना बना रहे हैं। वह बिल्कुल, इसके बिना तो ये संभव नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। IPO के लिए बाहर जाने के लिए हमें जरूरत है। कृपया विस्तार पूर्वक बताएं, डिविडेंड का भुगतान कैसे किया जाएगा और किस वर्ष में किया जाएगा? कृपया विस्तार से बताएं। डिविडेंड हमें केवल कंपनी के स्थापित होने के बाद ही मिलेंगे। जब कंपनी स्थापित हो जाएगी, जब शेयर होंगे, जब यूनिबेल टेक्नोलॉजीज और OEA PAO में शामिल हो जाएंगे, तब कनाडाई कंपनी ये एक ऐसी कंपनी है जो शेयर जारी कर सकती है, और जो निवेश हिस्सेदारी हमारे पास अभी है, उन्हें कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले इन शेयरों के साथ बदला जाएगा। यही कारण है कि परियोजना में जितने अधिक किशोर भाग लेंगे, उतनी ही अधिक गतिविधियां होंगी, और जितने अधिक शेयर होंगे, उतने ही अधिक डिविडेंड मिलेंगे।
मैं तुम्हें यह बताने का कारण हो सकता हूँ। यह सामान्य रूप से हो रहा है। हाँ, तुम नई चीजों के लिए भुगतान करने की तैयारी कर रहे हो। साल 2027 में जब इन फैक्ट्रियों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी तो सबसे पहले जमीन की तैयारी और आवश्यक परमिट्स की प्राप्ति जैसे प्रारंभिक कार्य किए जाएंगे। इसके बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, जिसमें श्रमिकों की नियुक्ति और मशीनरी की स्थापना शामिल होगी। जब फैक्ट्रियों का निर्माण पूरा हो जाएगा तब उनका संचालन शुरू किया जाएगा। संचालन के साथ ही उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होगी और उत्पाद बाजार में पहुंचने लगेंगे। इन उत्पादों की बिक्री से कंपनी को लाभ मिलना शुरू होगा और समय के साथ यह लाभ बढ़ता जाएगा। इस तरह निर्माण की शुरुआत से लेकर संचालन और लाभ प्राप्ति तक हर चरण महत्वपूर्ण है और अंततः इन फैक्ट्रियों से आर्थिक लाभ उत्पन्न होंगे। क्या वह 2021 तक डिविडेंड देना शुरू करने के लिए इंतजार करेगा? हमें पूरे होल्डिंग को शुरू करना होगा ताकि यह चालू हो सके। क्या आप जानते हैं क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों। हाँ, देखिए, जैसे ही पहली इलेक्ट्रो स्टेशन आती है, अगर कोई बिजली खरीदता है, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई निजी निवेशक, तो तुरंत ही एक कॉपी अगले दिन सामने आ जाती है। चीन या कहीं और एक कॉपी सामने आ जाती है। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास पहले से तैयार बिजली का स्टॉक हो ताकि हम बेच सकें, ताकि लोगों को हमारे बनाने का इंतज़ार न करना पड़े, ताकि वे हमारे साथ रहें, ताकि हम उन्हें बेच सकें। और अगर हम बिजली बेचते हैं तो वह बनाई जाएगी और बिक्री शुरू हो जाएगी। वे हमसे ज़्यादा तेज़ हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारे पास पेटेंट है या नहीं। वे उसकी नकल करते हैं और बेचते हैं। ये सिर्फ देखने की बात नहीं है, ये सिर्फ देखने की बात नहीं है। अगर हमारे पास पेटेंट होता तो ये बहुत बड़ा जोखिम होता कि तकनीक पेटेंट कराने के चरण में ही दूर हो जाती। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आइंस्टीन लर्ज के पेटेंट कार्यालय में काम करते थे और वहीं से उनके पास ज्यादातर आविष्कारक आते थे। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने खुद ही आविष्कार किया हो। असल में ये वे लोग थे जो उसे लेकर आए थे और उन्होंने उन्हें लिया, अपने पास रखा और अपनी खोज के रूप में बेच दिया। अब ये कोई राज नहीं रहा और तब से कुछ भी नहीं बदला है। इसीलिए हमें अपनी तकनीकों के साथ सतर्क रहना चाहिए। पेटेंट्स को आखिर में ही सुरक्षित रखना चाहिए। रिबनिकोव हमेशा मुझे कहते थे कि पेटेंट कराना चाहिए ताकि तकनीक लीक ना हो, और इस तकनीक को पेटेंट कराने के लिए आपको कानूनी आधारों की जानकारी होनी चाहिए। और अब हम इन कानूनी आधारों पर काम कर रहे हैं ताकि पेटेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकें, लेकिन इस तरह से कि तकनीक लीक ना हो। निवेशकों का प्रतिशत कितना है? अगर कंपनी ने 10 अरब यूरो कमाए हैं तो 50% यानी कि कंपनी के विकास में ही लगाया जाता है और 50% तो लाभांश के भुगतान में ही लगाया जाता है। यानी कि 10 अरब आए, 50 अरब बाहर गए। लेकिन यहाँ ये 50-50 है ताकि वे समझ सकें कि पैसे की दुनिया में क्या हो रहा है। अगर हमारे पास 10 अरब यूरो हैं तो 50% कंपनी के विकास के लिए है और 50% लाभांश के लिए। ठीक है, अब ये लाभांश कितने समय तक दिए जाते हैं? हर 6 महीने, हर 1 साल, साल में एक बार। चलो शुरू करें। पहला, इलेक्ट्रो एटम परियोजना के अलावा आप विद्युत परमाणु कोई और परियोजना है? हाँ, हम करेंगे, लेकिन हमें पहले इस परियोजना को पूरा करना होगा। इलेक्ट्रो एटम एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत मेहनत, समय और एक बड़ी टीम की ज़रूरत होती है। जब यह परियोजना समाप्त हो जाएगी तो इलेक्ट्रो एटम एक निवेश कंपनी के रूप में बनी रहेगी। इस कंपनी के पास पहले से ही एक टीम है और इसी टीम के साथ हम अन्य परियोजनाओं को भी विकसित कर सकेंगे। तो निवेशकों के लिए उनका संदेश क्या है ताकि हम उन्हें और अधिक आश्वस्त और विश्वास दिला सकें? पहले से ही एक बिजली स्टेशन है। यह 1970 और 2025 के बीच बनाया गया था। यह आपके कारण बनाया गया था। ये उस पैसे की वजह से संभव हुआ जो अफ्रीका से आया था। आपकी वजह से ही वह पैसा आया। यह आपके प्रयासों की बदौलत है। मैंने बिजली बनाई है। अब हम इसे दिखाएंगे। मैं वापस आऊँगा। हमारे पास एक योजना है। हम इसे एक कंटेनर में पैक करेंगे। हम बिजली के कामकाज पर बहुत सारी वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है। यह पहले ही बन चुका है। यह और अधिक निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करेगा। मुझे लगता है कि केवल तकनीक ही और निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। रास्ते में अगर उसे और फंडिंग मिलती है, कोई सरकार, कोई निजी कंपनी, कोई बड़ी संस्था जो यह तय करे
कि वह कुछ चरण या फिर पूरी राशि खरीदना चाहता है जिसकी हमें परियोजना को पूरा करने के लिए जरूरत होगी, तो क्या वह मान जाएगा या हमें आगे बढ़ने देगा? कुछ अरब लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदना चाहते हैं। कुछ निवेशक हैं जो आकर तकनीक की बिक्री पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले से ही क्राउड इन्वेस्टमेंट के रास्ते पर हैं, क्योंकि इस परियोजना में पहले से ही 6000 लोग शामिल हैं। हम उन्हें ले नहीं सकते और फिर उन्हें यूं ही छोड़ नहीं सकते। हम अपनी तकनीकें नहीं बेच सकते, वरना आप और वे सभी 6000 लोग कुछ भी नहीं रहेंगे और हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मुझे विश्वास है कि हम ये खुद करेंगे और हम खुद मालिक होंगे, और अगर हमारे पास कोई वेंचर निवेशक होगा तो वही मालिक होगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वे इस परियोजना में पैसा लगाएं।